नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण फरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में पेश किया अपने कार्यकाल का अंतिम बजट। कांग्रेस ने बजट को लोक कल्याणकारी तो भाजपा ने मात्र घोषणाओं का पिटारा बताया। बार संघ चुनाव में किसी भी उम्मीदवार ने नहीं लिया नाम वापस। 15 फरवरी को होगा मतदान। जंक्शन पुलिस ने ई-मीटर संचालक से रुपयों से भरा बैग छीनने के मामले में पकड़े गए आरोपियों को अदालत में पेश कर लिया पुलिस रिमांड। जंक्शन स्थित भविष्य सुधार विकास संस्थान में दिव्यांग बच्चों के बीच करवाई गई प्रतियोगिताएं। कांग्रेस पार्टी ने जंक्शन के विभिन्न वार्डों में किया हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम का आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को चुनावी साल में विधानसभा में अपने कार्यकाल का 5वां व अंतिम बजट पेश किया। बजट में हनुमानगढ़ जिले के लिए भी कुछ घोषणाएं की गई हैं। इस दौरान कांग्रेस ने जहां बजट को लोक कल्याणकारी बताया है, वहीं भाजपा ने इसे मात्र घोषणाओं का पुलिंदा करार दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को चुनावी साल में विधानसभा में अपने कार्यकाल का 5वां व अंतिम बजट पेश किया। बजट में हनुमानगढ़ जिले के लिए भी कुछ बड़ी घोषणाएं हुई। इनमें सरकारी नशा मुक्ति केंद्र व वेद विद्यालय खोलने की घोषणा शामिल है। इसके अलावा हनुमानगढ़ को सूक्ष्म सिंचाई योजना में शामिल करने की घोषणा हुई है। मुख्यमंत्री ने हनुमानगढ़ के अलावा गोगामेड़ी में लगने वाले मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किराए में छूट देने की भी घोषणा बजट में की है। मुख्यमंत्री की ओर से पुराना बजट पढ़ने के चलते हुए नाटकीय घटनाक्रम के बीच पहली बार बजट के दौरान 2 बार विधानसभा को स्थगित करने की नौबत आई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से पेश किए गए बजट से क्षेत्रवासियों की स्पिनिंग मिल को दोबारा शुरू करने संबंधी घोषणा की सबसे बड़ी उम्मीद धरी की धरी रह गई। पिछले दिनों मुख्यमंत्री के हनुमानगढ़ दौरे के दौरान क्षेत्र के लोगों ने हनुमानगढ़ की धरोहर व शान स्पिनिंग मिल को दोबारा शुरू करने संबंधी मांग पत्र सौंपे थे। इसके अलावा यह मांग पिछले लंबे समय से उठ रही है, लेकिन इस संदर्भ में कोई घोषणा न होने से क्षेत्रवासियों को मायूसी हाथ लगी। बजट में सभी जिला मुख्यालय पर जीएसटी लाइब्रेरी व सभी ब्लॉक पर सावित्रीबाई फुले महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है। किसानों के लिए मुख्यमंत्री की ओर से अलग से पेश किए गए कृषि बजट में 1 लाख किसानों को तारबंदी के लिए अनुदान देने का ऐलान हुआ है। कृषि यंत्रों को खरीदने के लिए 5,000 रूपए की सहायता की घोषणा की गई है। बजट घोषणा के अनुसार 5,000 किसानों को तकनीक समझने के लिए अन्य राज्यों में भेजा जाएगा। बजट को जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दूरगामी व आमजन के उत्थान वाला बजट बताया, वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राम प्रताप ने इसे लोक लुभावन और आमजन से छलावा बताया। डॉक्टर राम प्रताप ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा में पढ़े गए पुराने बजट की घटना को लेकर ही पता चलता है कि यह सरकार बजट जैसे संवेदनशील मुद्दे पर कितनी गंभीर है। डॉक्टर राम प्रताप ने कहा कि मात्र माफी मांग लेने से यह मामला खत्म नहीं हो जाता, बल्कि इसके लिए दोबारा बजट पेश किया जाना चाहिए था और इसके लिए राज्यपाल की अनुमति ली जानी चाहिए थी। बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आम आदमी पार्टी के आशीष गौतम ने कहा कि उन्होंने जो नशे के खिलाफ पद यात्रा निकाली थी, उसका सुखद परिणाम ये हुआ है कि राज्य सरकार यहाँ नशा मुक्ति केंद्र स्थापित करने को बाध्य हो गई है, जो कि यहाँ के युवाओं के लिए अच्छी बात है। 100 यूनिट प्रति माह का आता है बिजली का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को निःशुल्क बिजली देने की घोषणा करता हूं। इससे प्रदेश के 1 करोड़ 19 लाख में से 1 करोड़ 4 लाख से अधिक परिवारों को घरेलू बिजली निःशुल्क मिल सकेगी। इसके साथ ही अन्य समस्त 15 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को भी स्लैब अनुसार 300 से 750 रुपये प्रति माह तक की दी जा रही छूट मिलती रहेगी। इससे लगभग 7,000 करोड़ रुपए का भार आएगा। जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है, न सिर्फ प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनियां इस भार की समस्या का सामना कर रही है, बल्कि केंद्र सरकार द्वारा पूर्व में लाई गई उदय योजना के साथ ही वर्तमान एनर्जी रिफॉर्म्स लिंक्ड बोरोइंग स्कीम से राज्य सरकार पर भी अतिरिक्त वित्तीय भार आया है। हम रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम RDSS, स्मार्ट मीटर का उपयोग, विद्युत तंत्र, GSS ट्रांसफार्मर एवं बिजली की लाइनें आदि का सुदृढ़ीकरण एवं जन सहयोग से विद्युत छीजत की कमी लाने आदि कदम उठाते हुए विद्युत कंपनियों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए प्रयासरत हैं। इसके परिणाम स्वरूप AT&C लॉसेज वर्ष 18-19 के 28.07% से कम होकर वर्तमान में 17.39% रह गए हैं। इस प्रकार जहां एक और विद्युत कंपनियों की स्थिति सुदृढ़ करना हमारा उद्देश्य है, वहीं इसके साथ ही चरणबद्ध रूप से 300 यूनिट प्रति माह का उपयोग करने वाले
घरेलू उपभोक्ताओं को निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराना हमारा लक्ष्य है। इस प्रकार हमारे द्वारा डीजल पेट्रोल पर लागू वैट को कम कर लगभग 7,500 करोड़ रुपए की छूट को आगे भी जारी रखने के साथ साथ आगामी वर्ष सस्ते एलपीजी सिलेंडर, निःशुल्क बुक फूड पैकेट एवं निःशुल्क घरेलू बिजली का 19,000 करोड़ से अधिक का महंगाई राहत पैकेज दिया जाना प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय, युवा विकास व कल्याण। देश के राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, The ignited minds of youth is the most powerful resource on the earth. I am convinced that the power of the youth, if properly directed, will bring about transformed humanity by meeting its challenges and bring peace and prosperity. अर्थात भावार्थ युवाओं का प्रज्वलित मस्तिष्क धरती पर सबसे शक्तिशाली संसाधन है। मेरा विश्वास है कि यदि युवा शक्ति को सही दिशा दी जाए तो वह मानवता की चुनौतियों का सामना कर शांति व स्मृति के साथ नए समाज का निर्माण कर सकती है। युवाओं को संबल प्रदान कर उन्हें प्रदेश के विकास में भागीदार बनाने की दृष्टि से मैंने वर्ष 23-24 का बजट युवाओं पर केंद्रित करने का प्रयास किया है। आज की युवा पीढ़ी को यदि सबसे अधिक आवश्यकता है तो वह है रोजगार, कौशल एवं क्षमता विकास तथा व्यक्तित्व संवर्धन की। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने युवाओं को रोजगार, शिक्षा, स्किल एवं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हेतु कई कदम उठाए हैं। अब मैं युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन युवा नीति लाना प्रस्तावित करता हूं तथा इस नीति के तहत 500 करोड़ रुपए के युवा विकास एवं कल्याण कोष का गठन किया जाना प्रस्तावित है। देखिए, बजट की एक सैंक्टिटी होती है और बजट में जो घोषणाएं की जाती है उनको पूरा करना है, वो बेहद ज़रूरी है। अब पिछले साल का बजट था और उस बजट के अंदर है सारे कर्जे माफ़ करने का कहा था और वो किसानों की सबसे बड़ी मतलब एक घोषणा थी जिसके नज़दीक नहीं गए। तो अब जो ये घोषणा करेंगे ये पूरी कर देंगे क्या? 6 घंटे रोजाना ट्यूबवेल चलता है तो महीने भर में 600 यूनिट बिजली लगती है, तो 2000 कहाँ से दे देंगे? तो इस तरीके से ये कुल मिलाकर के अगर ईमानदारी से इसका विश्लेषण किया जाए तो ये एक चुनावी बजट है। दूसरा, हाउस चल रहा था और बजट के टाइम में करीब करीब हर एक विधायक वगैरह सब सारे मौजूद होते हैं, गैलरीज भी फुल होती हैं। 8 मिनट तक माननीय मुख्यमंत्री महोदय पिछले साल का बजट पढ़ते रहे और वो तो एक सीनियर IAS अधिकारी ने आकर के बताया, नहीं तो ये सारा वो पिछले साल वाला पढ़ देते। तो जब बजट की गंभीरता ही नहीं है तो उसका पूरा होने का तो सवाल ही नहीं बनता। आपको एक बात सटीक सी पहले ही कह दी कि घोषणा पर विश्वास खत्म हो गया। घोषणा छोड़ के तो 281 करोड़ रुपए की जो हमारा पहले से काम शुरू हो चुका था टाउन और जंक्शन दोनों के लिए पीने का पानी का, उस पुरानी घोषणा को ही पूरा कर दो। जब पुराने वाली पीछे पड़ी है, किसानों का कर्जा पड़ा है 281, उसमें वर्क शुरू हो गया तो वो पैसा भी डेड ही चला गया। कच्ची डिग्गियाँ बन गई तो उसका पैसा भी बर्बाद हो गया। तो वो ही पूरा कर देते तो कम से कम लोगों को पीने के लिए साफ और शुद्ध पानी मिलता। ईमानदारी से देखा जाए, किसी एक्सपर्ट से, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हो, जानकार हो, तो मेरे ख्याल से भावना ये बनेगी कि हिसाब से जब जो गलती की है गलती का सुधार होना चाहिए। माफ़ी मांगने से काम नहीं चलता, उसका आपको गवर्नर से दोबारा परमिशन लेनी चाहिए थी। किसी एक अधिकारी ने आके कह दिया और आपने बदल के बोलना शुरू कर दिया तो उससे बजट की सैंक्टिटी है वो पूरी तरह से सही नहीं रही। दूसरा, हमारे इस इलाके के लिए पक्के खाड़ों की घोषणा किया तो घोषणा कोई उंगलियों से होती है क्या? आप अमाउंट बताओ ना भी कितना पैसा इसके लिए आप दोगे, क्या प्रोविजन रखा है आपने, तब जा कर के माना जाएगा भी किसानों के खाड़ों के पक्के की चिंता है इनको।
पहले जैसे इनकी घोषणाएं रही वैसे घोषणाएं रहेगी। हमने तो घोषणा भी नहीं की थी पक्के खाड़े करेंगे, उसके बावजूद पूर्व में जब खाड़े पक्के होते थे तो उसमें कुछ शेयर किसान का होता था, मतलब 10%, 15%, 20%, और उसके बाद में वो चक्कर निकालते रहते थे, पीछे पड़े रहते थे, तब जा कर के मंजूरी मिलती थी। हमने 100% खाड़ों का जो खर्चा है वो सरकार ने दिया, किसान का एक नया पैसा नहीं लगा। और उम्मीद थी भी शायद इसमें ये कुछ करेंगे, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं किया। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने आज घोषणाओं का पिटारा खोल दिया। जैसे कि पहले 50 यूनिट लाइट फ्री होती थी, अब 100 यूनिट कर दी। किसानों के लिए 2000 यूनिट लाइट फ्री कर दी। और हमारे जो कॉलेज पीलीमंगा में कॉलेज नहीं था, अब गर्ल्स कॉलेज वहाँ खोल दिया। उसके बाद महिलाओं के लिए 50% किराया फ्री कर दिया। उसके बाद जी अपने नशा मुक्ति केंद्र खोला है जो हनुमानगढ़ के लिए बहुत बड़ी सौगात है। यहाँ गरीबों को बेचारों को नशे छुड़ाने के लिए अपने जेब से 10-20 हज़ार रुपये मंथली देना पड़ता था, जो कि अब उनको उस चीज़ से छुटकारा मिल जाएगा। सरकारी नशा मुक्ति केंद्र खुल जाएगा। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश किया है वो विपक्षी दलों पर एक बहुत बड़ा करारा तमाचा है। इन्होंने पहला चिरंजीवी योजना का 10 लाख रुपए तक लोगों का फ्री इलाज की कराया और लोगों को बहुत लाभ मिला। आज तो इन्होंने बढ़ाकर 25 लाख रुपए तक कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है। और जो दुर्घटना बीमा योजना थी 5 लाख की, वो 10 लाख रुपए तक कर दी। और इन्होंने तो गरीबों और आम नागरिकों के लिए तो बहुत बड़ा योगदान किया है। कोई राज्य ऐसी घोषणा नहीं कर सकता। ये कदम माननीय अशोक गहलोत जी ने उठाया है, ये बहुत बड़ा कदम है। आज 10 फरवरी 2023 को जो हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट पेश किया है, बहुत ही सराहनीय है। उस बजट को देखकर ऐसा लग रहा है कि उन्होंने मनुष्य से लेकर जानवर, प्रकृति सबका उसमें ध्यान रखा है। सबसे बड़ी बात, मैं उनका सबसे पहले तो चिरंजीवी योजना के लिए उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। मेरे देखते देखते मेरे वार्ड में बहुत से ऐसे घर हैं जिनका इलाज गवर्नमेंट में फ्री हुआ, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जब किसी घर जाते हैं तो वो जब कहता है भी मेरा इलाज फ्री हुआ है तो आत्मा को बड़ी शांति मिलती है। पार्टीबाजी से ऊपर उठकर उन्होंने इस बात का विशेष ध्यान रखा। दूसरा, एक्सीडेंट बीमा 10 लाख का किया और हनुमानगढ़ का विशेष रूप से बहुत अच्छा उन्होंने ध्यान दिया। एक तो IGNP में जो खाड़े हैं उनके निर्माण के लिए 1400 करोड़ का बजट पास किया उन्होंने। जो विपक्षी दल चिल्ला रहे थे खाड़े नहीं बने, ये नहीं बने, वो उनका मुंह बंद हो जाएगा। दूसरी तरफ उन्होंने सूक्ष्म सिंचाई परियोजना हनुमानगढ़ को दी है। एक उन्होंने बहुत बड़ा क्रय विक्रय गोदाम है वो हनुमानगढ़ को दिया है। शिक्षा के अंदर भी उन्होंने हनुमानगढ़ को, पीलीमंगा को, नौर को 2 कॉलेज दिए हैं। मैं अशोक गहलोत का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जो उन्होंने छोटे छोटे शहरों का, तहसीलों का, सबका ध्यान रखा। सर, इस बजट में जो सबसे ठीक बात मुझे ये लगी कि पिछले करीबन 1 महीने से नागरिक सुरक्षा मंच के बैनर पे हम लोग एक मांग को लेकर लगातार फील्ड में थे कि सरकारी नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना होनी चाहिए। और ये अच्छी बात है कि सरकार ने इस बात को सुना है, क्योंकि जितनी संस्थाओं ने हमें लिखित में समर्थन दिया था उसको हम रोज़ CMO को मेल करते थे। और अभी भी हमने कल परसों भी राजस्थान के जो हनुमानगढ़ गंगानगर जिले के 11 विधायक हैं उनको एक पत्र लिखा है कि वो इसे विधानसभा में उठाएं। लेकिन सुखद बात यह है कि बजट में सरकारी नशा मुक्ति केंद्रों के बारे में चर्चा है और 15 सरकारी नशा मुक्ति केंद्र खोले जाने की बात सामने आ रही है। हम इस पहल का स्वागत करते हैं, क्योंकि किसी गरीब का बच्चा बुरी संगत की वजह से नशे में पड़ जाता था और उसके पास वापस आने का कोई चारा नहीं था, क्योंकि जो निजी प्राइवेट नशा मुक्ति केंद्र हैं उनकी फीस 35,000 40,000 है। तो वो भरपाई नहीं कर पाते थे और वो क्या करते थे कि या तो फिर खुद नशा बेचने के चक्कर में पड़ जाते थे और या फिर चोरी चकारी करते थे। तो इससे क्राइम पे भी अंकुश लगेगा। और अगर सरकारी नशा मुक्ति केंद्र खुल ही रहे हैं तो हम इसमें सुझाव देना चाहेंगे कि इसकी मॉनिटरिंग जिला मजिस्ट्रेट करे, ताकि जो फेक नशा मुक्ति केंद्र के जो मरीज हैं उनके आंकड़े ना चढ़ाए जाएं। जो सच में ज़रूरतमंद आदमी है उसकी वहाँ भर्ती हो और उसका इलाज वहाँ पे संभव हो पाए। सर, स्पिनिंग मिल सिर्फ हनुमानगढ़ की नहीं, हनुमानगढ़ गंगानगर जोन दोनों जिलों की रीढ़ की हड्डी है। और क्योंकि मुझे याद है कि एक बार यहाँ PM साहब आए थे, तब उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पे कपास इतना होता है कि यहाँ पे हम कपड़ा बनाने की मिल स्थापित करेंगे। लेकिन कपड़ा मिल तो स्थापित नहीं हुई, लेकिन यहाँ से जो धागा बनाने की मिल थी वो भी यहाँ से नदारद होगी। और पिछली जो सरकार थी उसने इस मिल को हमसे छीना था और अभी तक जो सरकार आई है उसने इस पर कोई
कदम नहीं उठाया। उम्मीद थी कि इस बजट में ऐसा आएगा, लेकिन ऐसी कोई घोषणा अभी तक कुछ सुनने को नहीं मिली है, जो दुखद घटना है। बार संघ की नई कार्यकारिणी के चुनाव के लिए आज नामांकन वापस लेने का दिन था, लेकिन किसी भी उम्मीदवार ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया। चुनाव अधिकारी के अनुसार मतदान 15 फरवरी को होगा। बार संघ हनुमानगढ़ की वर्ष 2023 की कार्यकारिणी के चुनाव के लिए शुक्रवार को नामांकन वापस लेने का दिन था, लेकिन निर्धारित समयावधि के दौरान किसी भी उम्मीदवार ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया। इस तरह बार संघ अध्यक्ष पद के लिए त्रिकोणीय जबकि उपाध्यक्ष पद के लिए चौकोणीय मुकाबला है। वहीं सचिव पद के लिए आमने सामने की टक्कर है। कोषाध्यक्ष व पुस्तकालयाध्यक्ष पद के लिए एक नामांकन दाखिल करने के कारण इन दोनों पदों पर शुक्रवार को मुख्य चुनाव अधिकारी की ओर से निर्विरोध निर्वाचन घोषित किया गया। शुक्रवार को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक नाम वापस लिए जाने का समय तय था। इसके बाद मैदान में बचे अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित की गई। 15 फरवरी को सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक जिला न्यायालय परिसर स्थित बार रूम में मतदान होगा। दोपहर 2 बजे से मतगणना शुरू होगी। मतगणना के बाद विजयी प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। मुख्य चुनाव अधिकारी वतनदीप सिंह मान ने बताया कि बार संघ अध्यक्ष पद के लिए नरेंद्र सिंह मारी, जितेंद्र सारस्वत व भगवान दास रोहिला चुनाव मैदान में है। उपाध्यक्ष पद के लिए राजन कुमार गाबा, तरसेम सिंह बराड़, रामसुंग नांदेवाल व राजीव गिल्ला में टक्कर है। सचिव पद के लिए प्रदीप सिंह थांदल व लक्ष्मी नारायण जांगू आमने सामने है। इसी प्रकार कोषाध्यक्ष पद के लिए कुलविंदर सिंह बराड़ व पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए चंद्रकला स्वामी के रूप में एक नामांकन पत्र दाखिल किया गया था। इस पर दोनों ही पदों पर निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए हैं। बार संघ हनुमानगढ़ का 2023 का जो निर्वाचन होने वाला है उसमें मैं अध्यक्ष का प्रत्याशी हूँ और मेरी जो प्राथमिकताएं हैं वो ये रहेंगी कि जो बार संघ हनुमानगढ़ में निर्माण कार्य है या जो विकास के कार्य जो चल रहे हैं वो इसी तरह से यथावत चलते रहें। दूसरा, एडवोकेट्स के लिए वेलफेयर फंड जो है अलग से बनाने की व्यवस्था की जाएगी, जिसके लिए बैंक में जो अकाउंट हमारा है उसको भी ऑपरेटिंग सिस्टम में ला करके सभी जो ट्रांजैक्शन है वो बैंक के थ्रू होंगी। तो मेरी प्राथमिकता यही रहेंगी कि जो भी मेरे अधिवक्ता साथी हैं उनके वेलफेयर के लिए मेरे भरसक प्रयास करूंगा कि उनके लिए अच्छा काम हो सके। बार संघ की जो आपने जो बिल्डिंग की जो स्थिति बताई है वो दयनीय नहीं है, वो ठीक है, बना हुआ है, उसको रिपेयर करने वाला वो हो जाएगा। उसको रिपेयर करना है, दयनीय स्थिति की पोजीशन में नहीं है वो। हमारा कैंपस जो है वो बहुत बढ़िया कैंपस है, काफ़ी निर्माण कार्य उसमें पहले हुए हैं और वो इसी तरह से आगे चलते रहेंगे। बार संघ अध्यक्ष पद हेतु 2023 की जो कार्यकारिणी है उसके लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। तो प्राथमिकता मुद्दे वकीलों के बहुत से कार्य हैं जिनकी प्राथमिकताएं हैं, जैसे कि महिलाओं की समस्याएं हैं। महिलाओं के लिए अलग से कोई टॉयलेट की सुविधा और ऐसा आज तक नहीं है, कोई सेपरेट सुविधा नहीं है। नए जो अधिवक्ता आते हैं उनके लिए कोई विशेष फंड की और ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है आज तक। और मैं हमेशा वकील हित के लिए काम करूंगा। इस पद की गरिमा बनी रहे और वकील का मान सम्मान बना रहे, उस पर कोई आंच नहीं आए। जो गरिमा है उसको सम्मान की दृष्टि से देखा जाए। आज अपने कहते हैं कोर्ट में एडवोकेट कोर्ट ऑफ द ऑफिसर होता है, लेकिन वो दर्जा उसको दिया नहीं जाता। तो मैं इस पे विशेष ध्यान दूंगा कि जो सम्मान उसका है वो बना रहे। मैंने नॉमिनेशन किया आज, तो मेरा सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस जो है मैं अधिवक्तागण के सम्मान को दूंगा। अधिवक्तागण का सम्मान जो इस सिस्टम के अंदर कुछ समय से कम हो गया था, उस सम्मान की रक्षा करना मेरा परम धर्म होगा। कोई भी अधिवक्ता जो किसी काम के लिए कोर्ट में आता है, रेवेन्यू कोर्ट में जाता है या कोई पुलिस के पास जाता है, कोई तफ्तीश चेंज कराने जाता है, तो उसके साथ उसका वकील के अकॉर्डिंग व्यवहार नहीं होता। तो पहला काम मेरा यही रहेगा सौहार्द बना रहे और अधिवक्ता का कहीं भी सम्मान में कोई ठेस नहीं पहुंचे, ये मेरा पहला काम है। दूसरा, मेरे रचनात्मक कामों के लिए ये है कि हम प्रयास करेंगे, हाईकोर्ट को लिखेंगे, जो कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ, हमारे बार रूम बड़ा होना था, उसके लिए बजट के लिए प्रयास करेंगे, ये बार रूम बड़ा करेंगे। हम एडवोकेट्स की संख्या ज़्यादा है, बार रूम छोटा है ये। और बाकी कोई NI एक्ट की जो कोर्ट है उसके लिए हम रचनात्मक इफेक्टिव काम करके मुझे उम्मीद है कि इस वर्ष हम ये NI कोर्ट ले आएंगे यहाँ, जिससे NI एक्ट के मुकदमे जो जिनमें 6 महीने की तारीख कोर्टें देती हैं, 6 महीने की कोर्टें देती हैं,
तो उससे न्याय नहीं मिलता लोगों को। हम इस पर भी अंकुश लगाएंगे, न्यायालय से निवेदन करेंगे भी NI एक्ट के अंदर छोटी तारीखें दी जाए ताकि लोगों को उनका पैसा उनसे मिल जाए। और दूसरा, हमारी एक बहुत पुरानी मांग जो थी उसके लिए हम प्रयास करेंगे। एडवोकेट कॉलोनी की बात थी, बहुत वर्ष हो गए कहते हुए, किसी ने सीरियसली इस पर ध्यान नहीं दिया। मेरे टाइम में नगर पालिका का प्रस्ताव था, फाइल सारी बनी हुई थी, जगह एक्वायर हो गई थी। एक्वायर होने के बाद वो फाइल DLB में पड़ी थी। DLB में फाइल जाने के बाद या तो गवर्नमेंट येस करती है, नो करती है। उससे पहले ही वो जगह इधर उधर हो गई। हम चेयरमैन साहब से भी निवेदन करेंगे कि हमें हमारी कॉलोनी दे दो। और कोई जैसे हमारे व्यक्तिगत काम के लिए मैं हमेशा तत्पर तैयार रहूँगा, चाहे हमारा वकील सही हो या गलत हो, बार उसके साथ रहेगी। बाद में अगर कोई किसी वकील से गलती हो गई तो हम उस वकील को हमारे घर पे बैठ के समझा देंगे। ये नहीं कि भाई बार उसके हर दुख सुख में साथ रहेगी। बार संघ की कार्यकारिणी के 2023 के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें कल नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे और आज 1 बजे तक नाम वापस लेने की अवधि थी, जिसमें किसी भी अभ्यर्थी द्वारा नाम वापस नहीं लिया गया है। अब अध्यक्ष पद के लिए नरेंद्र सिंह माली, भगवान दास रोहिला और जितेंद्र कुमार जी जो चुनाव में हैं, और उपाध्यक्ष पद के लिए राजन कुमार गाबा, तरसेम सिंह बराड़, रामस्वरूप नंदेवाल और राजीव गिल्ला जी चुनाव में हैं। महासचिव पद के लिए प्रदीप सिंह थांदल और लक्ष्मी नारायण जांगू चुनाव में हैं। कोषाध्यक्ष पद के लिए कुलविंदर सिंह के केवल एक ही नामांकन आया था, जिन्हें आज निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है। पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए चंद्रकला स्वामी जी का एक ही नामांकन आया था, उन्हें भी निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है। 15 फरवरी को सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक मतदान चलेगा और 2 बजे के बाद में उसी दिन मतगणना शुरू हो जाएगी, जो कि निरंतर मतगणना की घोषणा तक जारी रहेगी। जंक्शन पुलिस ने ई-मित्र संचालक से रुपयों से भरा बैग छीनने के मामले में 6 युवकों को गिरफ्तार किया। जंक्शन पुलिस ने ई-मित्र संचालक से रुपयों से भरा बैग छीनने के मामले में 6 युवकों को गिरफ्तार किया। इन्होंने 7 फरवरी को BSNL तारघर के पास वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने शुक्रवार को न्यायालय में पेश कर 2 आरोपियों का PC रिमांड मंजूर करवाया, जबकि 4 आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया। मामले की जाँच कर रहे सुरेश पुलिस चौकी प्रभारी ASI भूप सिंह ने बताया कि इस मामले में संचित सोनी उर्फ हैप्पी पुत्र ओंकार सिंह सोनी निवासी वार्ड 53 सुरेशिया, गुरजीत पुत्र मलकी सिंह दिलो निवासी वार्ड 60 सुरेशिया, माणक राम पुत्र मखंडा माजीगर निवासी वार्ड 13 सुरेशिया, सागर पुत्र शशि महंत निवासी वार्ड 60 सुरेशिया व अजय उर्फ अज्जू पुत्र गोपाल राम ओड निवासी वार्ड 60 सुरेशिया को गिरफ्तार किया गया। जांच अधिकारी ने बताया कि 8 फरवरी को प्रेम कुमार पुत्र हरीश चंद्र अग्रवाल निवासी सेक्टर 12 ने मुकदमा दर्ज करवाया था कि उसने सुरेशिया में तारघर BSNL के ऑफिस के पास श्री श्याम ई-मित्र एवं बैंकिंग के नाम से दुकान कर रखी है। 7 फरवरी को देर शाम करीब 7:20 पर लेन देन के 33,600 रूपए कैश बुक, आधार कार्ड व 2 पोस्ट ऑफिस ID बुक एक थैले में डालकर दुकान को ताला लगाकर घर के लिए रवाना हुआ। तभी संचित सोनी व गुरजीत सिंह एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए। बाइक को उसकी दुकान से कुछ दूर खड़ा कर गुरजीत सिंह उसके पास आया। संचित सोनी बाइक स्टार्ट कर उस पर बैठा रहा। गुरजीत सिंह ने उससे फेस वॉश मांगा तो उसने फेस वॉश देने से मना कर दिया। तब गुरजीत सिंह ने हाथ में पकड़ा रुपयों व कागजातों से भरा बैग छीनने का प्रयास किया, लेकिन उसने बैग नहीं छीनने दिया। तब संचित सोनी भी वहाँ आ गया। दोनों ने उसे नीचे गिरा दिया। वह हाथ से रुपयों व कागजातों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। इसके साथ 3-4 और युवक भी थे, जो वारदात होते ही संचित व गुरजीत की बाइक के पीछे पैदल ही भाग गए। जांच अधिकारी ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। अनुसंधान के दौरान गुरुवार देर शाम को आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी संचित सोनी व गुरजीत सिंह को शुक्रवार को न्यायालय में पेश कर PC रिमांड मंजूर करवाया गया। दिनांक 8/2/23 को श्री प्रेम कुमार अग्रवाल ने थाना पर प्रकरण दर्ज करवाया था कि दिनांक 7/2/23 को मैं शाम के वक्त मेरी दुकान का शटर डाउन करने के बाद में पैसे एक थैले में डालकर व मेरे कुछ दस्तावेज डालकर मैं घर जाने के लिए तैयार हुआ था। जैसे ही मैंने शटर लॉक किया, उसी दौरान संचित सोनी व गुरजीत सिंह नाम के 2 लड़के व 4-5 लड़के दूसरी साइड में खड़े थे। आगे संचित सोनी और गुरजीत सिंह ने बैग छीन लिया और बैग छीनने के बाद में फरार हो गए। अभी उसमें हमने
बाद अनुसंधान 6 लड़कों को अरेस्ट किया है, जिसमें संचित सोनी है, गुरजीत सिंह है, विक्की है, सागर है और अजय और माणक राम। ये सभी सुरेशिया के रहने वाले हैं। इनको हमने अरेस्ट किया है और आज 2 का हम पीसी रिमांड ले रहे हैं, संचित सोनी और गुरजीत सिंह का। बाकी 4 को जेसी करवा रहे हैं। बरामदगी का भी प्रयास किया जाएगा पीसी रिमांड लेने के बाद में। रिकॉर्ड है, एक संचित सोनी के खिलाफ पुराना मुकदमा है और एक माणक राम बाजीगर है, उसके खिलाफ भी मुकदमा है। सागर के खिलाफ भी एक मुकदमा दर्ज है। ये नशा करने के आदी हैं और प्राथमिक पूछताछ में जो संचित सोनी है उसने कोई पैसे उधार लिए थे, उसी चक्कर में वो पैसे की रिकवरी कराने के लिए, उसको देने के लिए ये काम किया है। ये मुखबिर की इतला पर हमने ये समस्त कार्रवाई की है और इस घटना के कुछ समय बाद ही हमने इनको अरेस्ट कर लिया, कुछ घंटे बाद। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है। कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। शहीद बाबा दीप सिंह वेलफेयर सोसाइटी द्वारा निकाली जा रही प्रभात फेरी का शुक्रवार को समापन हुआ। शहीद बाबा दीप सिंह जी वेलफेयर सोसाइटी की ओर से श्रद्धालुओं के सहयोग से इलाके की सुख समृद्धि के लिए जंक्शन स्थित गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर साहिब से रोजाना अल सुबह निकाली जा रही प्रभात फेरी शुक्रवार को संपन्न हुई। प्रभात फेरी 1 फरवरी से 10 फरवरी तक निकाली गई। अंतिम दिन गुरुद्वारा श्री गुरु दशमेश पिता वार्ड 4 नई गुंजा में पहुंचने पर प्रभात फेरी का श्रद्धालुओं व प्रबंधक कमेटी की ओर से फूलों की वर्षा कर स्वागत किया गया। शहीद बाबा दीप सिंह वेलफेयर सोसाइटी के प्रवक्ता सर्वजीत सिंह ने बताया कि गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब में 12 फरवरी को गुरमत समागम श्रद्धा भावना के साथ मनाया जा रहा है। इसमें सिख पंथ के प्रचारक बलदेव सिंह वडाला, मुख्य सेवादार सिख सद्भावना दल, कथावाचक सरताज सिंह और जोरा सिंह तलवंडी गुरु यश व गुरुवाणी कीर्तन के जरिए श्रद्धालुओं को निहाल करेंगे। इस दिन 5 से 10 व 11 से 15 साल तक के बच्चों के दस्तार मुकाबले करवाए जाएंगे। इस मौके पर सोसाइटी के सेवादार रिचपाल सिंह गिल, योगेश मिड्डा, बलजीत सिंह, हरपाल सिंह, भगवान सिंह, सुखमंदर सिंह, गुरुदेव सिंह, गुरतेज सिंह, रिचपाल सिंह सहित अन्य श्रद्धालु मौजूद रहे। शहीद बाबा दीप सिंह जी वेलफेयर सोसाइटी के गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहब की प्रबंधक कमेटी
ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਡਾਲਾ, ਗਿਆਨੀ ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਦਿਨ ਹੈ, ਅੱਜ 1 ਤੋਂ 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਚਾਹ ਤੇ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਮਹਾਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਬੜੇ ਭਾਗੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ भाई दोस्त मित्र खड़े ने, इन्हों का भी धन्यवाद। जंक्शन स्थित भविष्य सुधार विकास संस्थान में आज दिव्यांग बच्चों के बीच विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया गया। जंक्शन स्थित भविष्य सुधार विकास सेवा संस्थान में मूक बधिर बच्चों के बीच भजन कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बोलते हुए अतिथियों ने संस्थान द्वारा मूक बधिर बच्चों के लिए किए जा रहे अथक प्रयासों की सराहना की। संस्थान संचालिका श्रीमती मोनिका जांगी ने बताया कि संस्थान की ओर से बहुत से बच्चों को स्टैब्लिश कर उनके परिजनों के पास भी पहुंचाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि संस्थान का प्रयास रहता है कि ऐसे बच्चों को शिक्षित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग दिया जाए। कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों को भविष्य सुधार विकास संस्थान द्वारा स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में श्रीमती सुमन चावला, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष जितेंद्र गोयल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। भविष्य सुधार सेवा संस्थान है हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर। तो अठा आया हूँ। अठे जगह बच्चा है मंदबुद्धि, मुकबंदिर या दिव्यांग, बांगी शिक्षा खातर और बांगे आवास खातर आ संस्था है जो बहुत ही बढ़िया काम करने लग रही है। बांगे भविष्य खातर सोचने लग रही है। आप एक जगह पूरा प्रिपेयर बच्चा है, वाने भी मतलब एक सही रास्ता लेके जाना बहुत औखा हो जाए, लेकिन बच्चा की देख रेख करने ला रही है। तो संस्था को बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं शुक्रिया अदा करूँ संस्था इतने कदम उठाए यार। आज भविष्य सुधार संस्था जो यहाँ पे मुख बधिर और मंदबुद्धि बच्चों के लिए चलाई जा रही है, उसमें आज कीर्तन का कार्यक्रम रखा, काफ़ी सराहनीय है। और बच्चों में जो टैलेंट उत्साह देखा, तो लगातार पूर्व में भी इस संस्था में एक आधा बार आए थे। कुछ लोग शिकायत भी कर देते हैं बाल कल्याण समिति में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो बच्चे पूर्व में थे उनमें चेंज आया और 10-12 बच्चों को भी मंच के माध्यम से बताया कि घर भी भेजा एस्टेब्लिश करके। तो अच्छा कार्य कर रहे हैं और बच्चों में जो संस्था का नाम है उसके मुताबिक ही काम किया जा रहा है। इसके जो बच्चों के भविष्य के सुधार में जो कार्य किए जा रहे हैं काफ़ी सराहनीय है। और आज जो ये कीर्तन वगैरह रखा, तो बच्चों ने जो झूम रहे थे कीर्तन पे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और ऐसे बच्चों के लिए अगर कोई भी संस्था आगे आती है तो मैं उनको हमारी जो CWC की तरफ से भी साधुवाद दूंगा कि जो बच्चे मुख्य धारा से जुड़ पाएँ और इन बच्चों में चेंज आ सके और ये भी अच्छे देश के नागरिक बने और देश के नवनिर्माण में भागीदारी सुनिश्चित करें, वो कार्य भविष्य सुधार कर रहा है। तो आज कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय है। और आप देख रहे हो काफ़ी यहाँ के मोहल्ले के लोग भी आए हैं, माताएं भी आई हैं और इसको लगातार शौक भी कर रहे हैं लोग। कांग्रेस पार्टी द्वारा आज जंक्शन के विभिन्न वार्डों में हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
कांग्रेस द्वारा निकाली जा रही हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के क्रम में शुक्रवार को जंक्शन स्थित 16, 17, 18, 19 नंबर वार्ड में कांग्रेस द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पीसीसी सदस्य भूपेंद्र चौधरी ने उपस्थित वार्ड वासियों को कांग्रेस की रीति नीति से अवगत करवाते हुए उससे जुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सदैव देश हित के रास्ते पर चलने वाली पार्टी है, मगर कुछ पार्टियां फिरका परस्ती से देश को तोड़ने में लगी हुई हैं। उन्होंने बताया कि हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के तहत घर घर जाकर प्रदेश सरकार की उपलब्धियां तथा कांग्रेस की रीति नीति से आमजन को अवगत करवाया जा रहा है। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के गुरमीत सिंह चंद्रा, श्रीमती सुमन चावला, डॉक्टर बीके चावला, बेबी जैन, जयदेव भिड़ासरा सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। 17, 18 और 19 नंबर वार्ड हनुमानगढ़ जंक्शन के वार्डों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के अंतर्गत एक शानदार पदयात्रा निकाली गई। लोगों को संदेश दिया गया भाईचारे का, अमन चैन का। और कांग्रेस से सिर्फ देश को भाइयों को तो भाइयों से जोड़ा ही है हमेशा। एक देश को जो एक अखंड भारत जो कल्पना थी हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स की, उसको साकार कांग्रेस ने किया है। सबसे बड़ी बात डेवलपमेंट के अलावा अगर सबसे बड़ी देन है कांग्रेस की देश को, वो है यूनिटी की। यूनाइटेड इंडिया, सभी तरह के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, माइनॉरिटीज़, सभी को एक एकत्रित रखा 70 सालों में। ये बहुत बड़ी बात है। देश के अंदर ऐसा, विश्व के अंदर ऐसे कोई एग्जाम्पल नहीं है, उदाहरण नहीं है कहीं भी इतने अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग विचारधाराओं के लोग यहाँ इकट्ठे रहते हो। तो ये कांग्रेस की देन है। उसी देन की, उस परंपरा को, उसी रिच लेगेसी को, विरासत को हम कायम रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि लोग इस बात को समझेंगे, कांग्रेस की शक्तियों को समझेंगे। और आने वाले समय में जब चुनाव आए विधानसभा के, राजस्थान की मैं बात करते हुए मैं कह रहा हूँ कि इस बार बड़ा जोश है लोगों में। जो स्कीमें अशोक गहलोत जी ने दी है उसके ऊपर लोग मोहर लगाएंगे अपनी, और एक बार फिर कांग्रेस की सरकार राजस्थान बढ़ाएंगे। सभी कांग्रेस जन इकट्ठे हुए हैं हाथ से जोड़ो अभियान में। और इन हाथ जोड़ो के अभियान में हम लोग यहाँ पूरे वार्ड में घूमे हैं, दुर्गा कॉलोनी में भी, 17 में भी, 19 में भी, 14 में भी। और यहाँ पर सबको एक चीज़ की ज़रूर दिक्कत है कि यहाँ पर जो भेदभाव किया जा रहा है उसको ख़त्म किया जाए, और सबको, जो राहुल गांधी जी कहते हैं कि सबको एक साथ जोड़ा जाए। हमारी संस्कृति जो कहती है वसुधैव कुटुंबकम की, हम तो पूरी दुनिया को गले लगाने वाले हैं, तो अपने ही भाइयों को हम कैसे छोड़ दें। तो इस बात को हम लोग यहाँ पर तवज्जो देना चाहते हैं। अशोक गहलोत जी चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत काम कर रहे हैं। 10 लाख रुपए तक लोगों को फ्री इलाज की सुविधा मिल रही है, जहाँ पर उनका एक भी पैसा नहीं लगता है। और एजुकेशन में भी बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। और हमारे यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ गरीबों को मिल रही हैं वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी दे सकती है। इसलिए हम लोग यही सब उन लोगों को कहते हैं कि हमारी सरकार को रिपीट करें, सेंटर में भी लाएं, ताकि देश का विकास हो। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।